हेलो क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि क्लास 12 के लिए वीडियो है। और इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोज सेक्शन का जो सेकंड लेसन है, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, यानी खोई हुई खुशियां। आज इस लेसन से जितने भी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, आज हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। और इस पूरी वीडियो में हम लोग जितने भी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम आज वन बाय वन करके देखेंगे। और आपके सामने जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन की हिंदी और हर एक आंसर की भी हिंदी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसके लिए हमने सोचा कि आपके सामने आंसर का भी हिंदी क्यों ना दिया जाए, तो आप लोग की सुविधा के लिए है ये, ठीक है। चलिए पहले आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आज हम लोग पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी जंग आस्क साहेब। एनी जंग मतलब वही जो राइटर इसकी हैं, जो इसकी कवि, जो इसकी लेखिका हैं। व्हाई डिड एनी जंग, एनी जंग आस्क क्यों पूछती हैं, क्यों पूछी साहेब से अबाउट द स्कूल। एनी जंग साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछी। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन इट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो उसका यानी कि उनके बात को पूछने का प्रभाव साहेब के ऊपर क्या पड़ा। हिंदी में देख लीजिए, एनी जंग ने साहेब से विद्यालय के बारे में क्यों पूछा, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो साहेब से एनी जंग ने विद्यालय के बारे में पूछा था, क्या पूछा था। जब एक बार भोर सुबह के समय, मॉर्निंग के समय एनी जंग से साहेब की मुलाकात हो जाती है, तो साहेब से पूछती हैं वो कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। फिर कहते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में कोई विद्यालय होगा तो क्या तुम जाते। ऐसी कुछ बातें करती हैं, तो उसका अब क्या प्रभाव पड़ता है साहेब के ऊपर, आइए उस चीज को देखते हैं। तो साहेब के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था, एक बार पहले आप लोग रिमाइंड करिए, तो याद करिए उसको एक बार कि क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। जब आप लोगों ने लेसन को पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साहेब के ऊपर बस इतना सा प्रभाव पड़ा था। साहेब के जो अगल बगल जो पूरी दुनिया थी, जो उसका पूरा संसार था, अंधकार रूपी संसार था इसमें वो बिल्कुल एकदम कूड़े करकट में खोया हुआ था। अब उस अंधकार भरे संसार में थोड़ी सी प्रकाश की झलक दिखाई पड़ी उसको, मतलब वो बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि हाँ मैं विद्यालय जाऊंगा, अगर मेरे आसपास पड़ोस में कोई विद्यालय खोलेगा तो। यही ना। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर कैसे आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आपको यहां शुरू करना है। एनी जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। एनी जंग ने साहेब से विद्यालय के बारे में पूछा, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, क्योंकि वह साहेब के इरादे को जानना चाहती थी। किसके प्रति, साहेब रिगार्डिंग स्टडी, पढ़ाई के प्रति। एनी जंग साहेब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछती हैं क्योंकि वह साहेब के मन की बातों को, पढ़ाई के प्रति क्या उसकी इच्छा है, क्या जिज्ञासा है, क्या इरादा है, उस इरादे को जानने के लिए वो पूछती हैं। एट द अथर्स ऑफर, अथर्स ऑफर का मतलब वही एनी जंग जो लेखिका है, लेखिका के इस तरह ऑफर करने के बाद, ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव, प्रस्ताव देने पर इमीडिएटली तुरंत ही गॉट रेडी, तुरंत ही वो साहेब तैयार हो जाता है टू ज्वाइन द स्कूल, विद्यालय जाने के लिए। जब एनी जंग यानी जो लेखिका इसकी है, जब उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि अगर तुम्हारे पास पड़ोस में कोई विद्यालय होगा तो क्या तुम विद्यालय जाओगे, ऐसा सुनने के बाद तुरंत ही साहेब रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है कि हाँ अगर मेरे पास पड़ोस में कोई विद्यालय खुलेगा तो मैं अवश्य पढ़ने जाएगा। टाट द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली। नॉन सीरियसली का मतलब क्या होता है, बिना किसी गंभीरता के, यानी कि मजाक तरीके से, है ना। तो लेखिका ने इस बात को बिना गंभीरता से लिए कह दिया था, मतलब इस बात को लेखिका ने मजाक ही मजाक में साहेब के सामने बोल दिया था, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बार। एनी जंग ने यानी कि लेखिका ने साहेब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वह साहेब के मन की बात, पढ़ाई के प्रति उसके मन की बातों को, इरादे को जानना चाहती थी। एट द अथर्स ऑफर, और लेखिका के इस तरह प्रस्ताव देने के तुरंत बाद
साहेब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लेखिका ने इन सारी बातों को अपने मन से गंभीरता से नहीं कहा था, बल्कि वो मजाक मजाक में इस बात को बोल दी थी। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। देखिएगा, आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिए बाबू, क्या है? व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स और अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले लोग नॉट वियर नहीं पहनते थे चप्पल, से मतलब चप्पल। कह रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहेब और उसके साथ रहने वाले अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले लड़के, बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे? व्हाट एक्सक्यूज, उन्होंने इसका क्या कारण बताया? डिड दे गिव फॉर इट, उन्होंने इसके चप्पल ना पहनने का कारण क्या बताया? चप्पल ना पहनने का एक्सक्यूज क्या दिया उन लोगों ने? चलिए हिंदी में देख लीजिएगा। साहब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताया? चलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया का आंसर है, प्यारा सा आंसर देखिएगा। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य दूसरे कूड़ा करकट बीनने वाले लोग, बच्चे, डिड नॉट वियर चप्पल्स, चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज, क्योंकि, इट्स दियर ट्रेडिशन, क्योंकि नंगे पांव रहना उनकी परंपरा थी। टू वंडर बेयर फुट, वह बिना चप्पल के, यानी बेयर फुट का मतलब नंगे पांव, उनका नंगे पांव रहना ही क्या थी? परंपरा थी। एंड दे डिडंट लाइक टू वियर आल्सो, और वे चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड, उन लोगों ने ऐसा कुछ बहाना बनाया, उन लोगों ने बहाना बनाते हुए बताया कि चप्पल ना पहनना उनकी परंपरा है और चप्पल पहनना उन्हें पसंद भी नहीं है। दे एक्सक्यूज दैट, उन्होंने ऐसा कुछ बहाना बनाते हुए बताया दैट कि देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अटारी। क्या होता है बाबू? अटारी, जिसको आप लोग गाँवों में क्या बोलते हैं? पटनी बोल देते हैं, छज्जा बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं? कोठा बोल देते हैं, वही जो घर के अंदर रहता है ना, अटारी। कहता है कि वे थोड़ा सा बहाना बनाते हुए क्या कारण बताते हैं कि मेरे पास चप्पल तो है, मेरे पास चप्पल, हम सभी के पास चप्पल है, लेकिन हमारी माँ जो है ना, वो चप्पल को पटनी पे, अटारी पे ऊपर रख देती है और अटारी से उतारती नहीं है। उन लोगों ने ऐसा कुछ कारण बताया अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू गिव इन सीमापुरी दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग, यूज टू लिव, रहा करते थे, इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में, यानी कि सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहा करते थे या रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहां पर कैसे रहते थे, मतलब उनके वहां आने का कारण क्या था, वो लोग वहां पर कैसे रहते थे, यही ना। चलेगा, आंसर देखिएगा, आंसर क्या बताता है इसका? इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा करकट बीनने वाले लोग यूज टू लिव, वहां पर रहा करते थे। सीमापुरी दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे वहां पर 30 साल से भी अधिक वर्षों से रह रहे थे। एज दे, क्योंकि वे, आर द स्क्वेटर्स, क्योंकि वे वहां पर बसिंदा हो गए थे, क्योंकि वे वहां पर आकर के रहते थे। देखिएगा, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, क्योंकि वह लोग बांग्लादेश से 1971 में वहां से भाग करके आए हुए थे। ओके, आ गया इतना? फिर से, सीमापुरी दिल्ली, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव, सीमापुरी दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा करकट बीनने वाले लोग अब रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर मोर देन 30 ईयर्स, वे वहां पर 30 साल से भी अधिक वर्षों से रहते हैं। वह लोग 1971 में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं। शरणार्थी का मतलब होता है कोई भी आपकी शरण में आ जाता है, मतलब आपके पास अपने सुरक्षा के लिए आ जाता है, उसको बोलते हैं शरणार्थी। ओके,
रिफ्यूजी भी बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग? वह कहां से संबंध रखता था? वह कहां से संबंध रखता था? वह कहां का था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, या फिर उसकी इच्छा क्या थी, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। मुकेश कौन था, कहां से संबंध रखता था, उसकी इच्छा क्या थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर इधर दिया हुआ है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा बाबू। मुकेश वाज अ यंग बॉय। मुकेश एक नवयुवक लड़का था। हु बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, जो कि चूड़ी बनाने वाले चूड़ियारा फैमिली से संबंध रखता था। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के, जो कि फिरोजाबाद में रहने वाले किसी चूड़ी बनाने वाले परिवार से वो संबंध रखता था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी सोच, उसकी महत्वाकांक्षा, उसका लक्ष्य अपने परिवार से क्या था? डिफरेंट मतलब भिन्न था, अपने परिवार से बिल्कुल अलग उसका लक्ष्य था, उसका महत्वाकांक्षा थी। एज क्योंकि ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक यानी कि गाड़ी बनाने वाला मिस्त्री बनना चाहता था। ओके, इतना हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह देखिएगा। Why did मुकेश volunteer to take the narrator home? Why did मुकेश volunteer? मुकेश क्यों इतना ज्यादा उत्सुक हो गया था? मुकेश इतना ज्यादा क्यों उत्सुक हो गया था? टू टेक द नरेटर होम, नरेटर को यानी कि कहानीकार को यानी कि लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए मुकेश क्यों इतना उत्सुक था, या फिर मुकेश ने क्यों ऐसा किया, क्यों नेतृत्व किया? ओके, आगे who were there in the home? वहां पर उसके घर में, मुकेश के घर में कौन कौन रहता था? मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया या क्यों उत्सुक हो गया था, और मुकेश के घर में वहां पर कौन कौन रहता था? आंसर इधर छापा गया है, ध्यान से देखिएगा। मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम। मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गया था। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ट। बिल्ट का मतलब बनाया जा रहा था, रीबिल्ट का मतलब पुनः, तो क्योंकि उसका घर पुनः दोबारा बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, और मुकेश अपने घर को लेखिका को दिखाना चाहता था। इन द होम, अपने घर को, सॉरी, इन द होम, उसके घर में। देयर वर मेनी मेंबर्स, बहुत सदस्य रहते थे। एज मुकेश, जैसे कि मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भाई यानी कि मुकेश के भैया रहते थे। हिज ब्रदर्स वाइफ, उसके भैया की पत्नी यानी कि उसकी भाभी जी रहती थी। मुकेश फादर, मुकेश के पापा जी रहते थे। ग्रैंड मदर, उन दोनों की दादी माँ रहती थी। एंड फ्यू एनिमल्स, और उस घर में कुछ जानवर भी रहते थे। ओके, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम। मुकेश नरेटर को अपने घर ले जाने के लिए इसलिए नेतृत्व किया क्योंकि वह क्या, बिकॉज हिज हाउस, क्योंकि उसका घर पुनः बन रहा था और वह उसे अपने घर को दिखाना चाहता था। इन द होम, उसके घर में बहुत से सदस्य रहते थे, जैसे मुकेश के बड़े भैया, उनकी पत्नी, और मुकेश के पिताजी, और फिर दादी जी, और कई सारे जानवर भी रहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी ऐसे ही देख लेते हैं। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डिस्नी, यह उसका भाग्य है। हु सेड, कौन कहा। दिस एंड व्हाई, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा। यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है, ऐसा कौन कहा और क्यों कहा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर इधर है। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज, ऐसा मुकेश की दादी जी ने कहा था। बिकॉज, क्योंकि सी हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पति को देखा था। गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, क्योंकि उन्होंने अपने पति को कांच की चूड़ियों की पॉलिश की गर्द से, कांच की चूड़ियों पर होने वाली पॉलिश में से जो गर्द निकलती है, उस गर्द से अंधा होते हुए उन्होंने अपने खुद के पति को देखा था। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट कि ए गॉड गिवन लाइनीज
कैन नेवर बी ब्रोकन। यह जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी कि ईश्वर द्वारा जो दी गई हमारी ये वंश परंपरा है, इस वंश परंपरा को कैन नेवर बी ब्रोकन, इस वंश परंपरा को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब चूड़ी बनाना, चूड़ी को पॉलिश करना, यह हमारी परंपरागत वंशज यानी कि वंश परंपरागत हमारा ये बिजनेस है, व्यवसाय है, और हम इस व्यवसाय को बदल नहीं सकते हैं। किसने कहा था? मुकेश की दादी जी ने कहा था। लेकिन मुकेश इन सब के विचारों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वह इन सब कामों को बंद करके एक नया काम को सबसे अलग करना चाहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज? चूड़ियां किसका प्रतीक हैं? व्हाट इज द रोल, इसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है, ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वाले लोगों की क्या भूमिका है या क्या महत्व है? चूड़ियां किस चीज का प्रतीक है और चूड़ी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोगों का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ध्यान से। द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो चूड़ियां है ना, ये चूड़ियां भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है चूड़ियां। द बैंगल मेक्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी, मतलब संख्या में, क्वांटिटी ऑफ बैंगल इन द कंट्री। कह रहा है कि फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले देश में सबसे अधिक मात्रा में चूड़ियों का उत्पादन करते हैं। यानी कि देश भर में फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग देश की सबसे अधिक चूड़ियों को बनाते हैं। एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड, और पूरे संसार में चूड़ियों का निर्यात करते हैं। मतलब पूरे संसार में चूड़ियों की कमी को पूरा करते हैं या पूरे संसार में चूड़ी को बेचते हैं। यानी कि चूड़ियां भारतीय औरत की सुहाग की निशानी है, प्रतीक है। चूड़ियां फिरोजाबाद में सबसे अधिक बनाई जाती हैं। पूरे संसार में चूड़ियां फिरोजाबाद के लोग ही प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, बेचते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ? साहेब ने चाय की दुकान पर या दूध वाली दुकान पर क्यों काम किया, क्यों काम को ज्वाइन किया था? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसके काम के लिए उसे क्या मिलता था? साहेब ने दूध वाले दुकान पर काम क्यों किया था और उस काम के लिए उसे कितना पैसा मिलता था या क्या क्या दिया जाता था? आंसर यहां है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। साहेब ज्वाइंड द मिल्क बूथ, साहेब ने दूध वाली दुकान पर काम को ज्वाइन किया था, काम को कर रहा था। टी स्टॉल या चाय की दुकान पर, यानी दूध की दुकान पर या चाय की दुकान पर वो काम कर रहा था। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। किस कारण? गरीबी के कारण वह चाय वाली दुकान पर काम कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, देयर ही वाज पेड 800 रुपीज, उसे 800 रुपए मिलते थे। एंड ऑल हिज मील्स, और उसे भरपेट भोजन मिलता था। उस चाय की या दूध की दुकान पर काम करता था, वह गरीबी के कारण उसे उस दुकान पर 800 रुपए मिलते थे और फिर उसे भरपेट भोजन मिलता था। बट लेकिन ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन इसके बदले में उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। एंड और बाउंडली देयर, बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वह बाउंडली मतलब बाधित हो गया था, क्योंकि अब वह अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं था। मास्टर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। इधर क्या दिया? ओन लॉन्गर, है ना, अपनी खुद की मर्जी का। मतलब साहेब को वहां काम करने के लिए 800 रुपए मिलते थे, पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन मिलते थे, सब कुछ सही था।
800 रुपए मिलते थे महीने के, लेकिन उसे कहीं परिश्रम करना पड़ता था। और सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि अब वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छे से दिल थाम के पढ़िएगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन? जो कूड़ा करकट था, जो कचरा था, कचरे का मतलब बच्चों के लिए क्या था? बच्चों के लिए कूड़ा कचरे का मतलब क्या था, उसका अर्थ बच्चों के लिए क्या था, ये बताना है। फिर आगे व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? और बच्चे उस कूड़े करकट से क्या प्राप्त करते थे, यही ना? ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए कूड़े करकट का मतलब क्या था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? और वे कूड़े करकट से क्या चीज प्राप्त करते थे। इतना हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से भरी हुई चीज, रैप्ड का मतलब लिपटी हुई। तो वह जो कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट बच्चों के लिए आश्चर्य से भरी हुई एक चीज थी। क्या था? आश्चर्य से मतलब एकदम जैसे बच्चे उस कूड़े करकट के डंप के पास जाते थे एकदम आश्चर्यचकित होकर के, मतलब आज उसमें क्या मिलने वाला है, उन्हें ऐसा लगता था आज उसमें बहुत रकम मिल जाएगी। वो एकदम आश्चर्यचकित होकर वहां जाते थे, मतलब एकदम हकबका के वहां जाते थे। ठीक है। इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपी, उसमें कभी कभी उन्हें पैसे मिल जाते थे। इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो यहां तक कि उन्हें कभी कभी 10 रुपए का भी नोट मिल जाता था। बच्चे उस कूड़े कचरे के पास, कूड़ा करकट उनके लिए आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। वह उसमें कभी कभी कुछ पैसे पाते थे, या फिर कभी कभी यहां तक कि 10 रुपए का नोट भी पा जाते थे। एंड देयरफॉर, और इसलिए, दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग मतलब खोजना, और इसीलिए वह अपने खोजने के काम को बंद नहीं करते थे। इन होप, उन्हें उम्मीद रहती थी, ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पैसा पा जाने की। और इसीलिए जब उन्हें उस कूड़े करकट में कुछ पैसे या 10 रुपए का नोट मिल जाता था, तो खोजने वाला काम वो बंद नहीं करते थे, और आगे पाने की उम्मीद में वो और अपने खोज को आगे बढ़ाते रहते थे। बस ये कूड़ा करकट आपको इतना सा बताना चाहता है कि आपने एक वीडियो देखा, कुछ पढ़ लिया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। इसी तरह से और भी आप पढ़ाई करिए। जब आप पढ़ाई करेंगे, आपको नॉलेज मिलता जाएगा, तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना? चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।